4.7% here, lost by between 3 and 4.5% generally. At the speed with which we are watching this market deteriorate, we read everywhere essentially. दोस्तों 2008 का रिसेशन आप सभी ने देखा ही होगा, कम से कम उसके बारे में सुना तो जरूर होगा कि कैसे पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूबने की कगार पर थी। और ये सब की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। मतलब सबसे पहले अमेरिका के बैंक डूबे और बाद में वह रिसेशन पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और आज 15 सालों के बाद वही होने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका के दो बैंक पूरी तरह से डूब गए हैं। पहला है सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। और इसकी वजह से पूरे विश्व में एक मंदी की लहर दौड़ गई है। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इन बैंक के साथ क्या हुआ, जिस वजह से यह बैंक पूरी तरह से कोलैप्स कर गए हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत। सिलिकॉन वैली बैंक, जिसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1973 में की गई थी और बीते शुक्रवार को बैंक रेगुलेटरीज ने इस बैंक को बंद करने के आदेश दिए हैं और आज उस बैंक के स्टॉक पूरी तरह से डूब गए हैं। एक्चुअली यह बैंक अपना पैसा नए स्टार्टअप पर लगाता था, वो भी टेक स्टार्टअप पर, और ऐसे ही उन स्टार्टअप्स का भी पैसा इस बैंक में ही रहता था। अन्य बैंकों की तरह एसवीबी ने भी डिपॉजिटर्स का पैसा सेफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में लगाया था और यह बॉन्ड के रिटर्न्स और इंटरेस्ट रेट्स आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। जब कभी भी रेट्स कम होते हैं तब बॉन्ड के रिटर्न्स बढ़ जाते हैं और जब भी रेट्स बढ़ जाते हैं तब बॉन्ड के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। 2008 की मंदी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें लगातार कम रही है, जिसके दम पर बैंकों को सस्ते लोन मिले, जिसके बाद वेंचर कैपिटल्स ने स्टार्टअप में जमकर पैसा लगाया। इसका फायदा एसवीबी जैसे बैंकों को मिला। असली मुश्किल तब शुरू हुई जब पिछले साल फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में इजाफा शुरू किया और बढ़ाते 0.25% से 4.75% तक बढ़ाया। इतना ही नहीं, फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने तो यह भी कहा कि ब्याज दरें शायद 5.75% तक जा सकती है। अभी इसके चलते बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न घटा और एसवीबी जैसे बैंकों के लिए मुश्किल हो गई। न सिर्फ रिटर्न घटा बल्कि बॉन्ड के मैच्योर होने की अवधि भी बढ़ गई। ऊंची ब्याज दरों के चलते स्टार्टअप्स की फंडिंग घटी और एसवीबी के डिपॉजिट भी लगातार घट रहे हैं। 8 मार्च को बैंक ने यह अनाउंस किया कि उसने 21 अरब डॉलर के शेयर्स बेचे हैं, जिनको 1.8 अरब डॉलर के नुकसान पर बेचा गया है। हालांकि यह कदम बैंक की लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए था, साथ ही बैंक की योजना 2.2 अरब डॉलर के शेयर बेचने की भी थी। इस अनाउंसमेंट के बाद मूडीज ने बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी और पीटर थैच फंड के फाउंडर ने अपनी कंपनियों से कहा कि वो एसवीबी से पैसा निकाले। कई वेंचर कैपिटलिस्ट जैसे यूनियन स्क्वायर वेंचर और कोटिक मैनेजमेंट ने ऐसा ही किया। एसवीबी इतने कम नोटिस पर इतनी भारी संख्या में पैसे निकालने की स्थिति में नहीं था और 9 मार्च को बैंक के ग्राहकों ने 42 अरब डॉलर निकालने की कोशिश की और ये अमाउंट बैंक के कुल डिपॉजिट के 1/4 हिस्सा के बराबर था। वही शुक्रवार को बैंक की स्टॉक में ट्रेडिंग रुक गई और बैंक ने उसे खुद बेचने की कोशिश की। इस पर बैंक रेगुलेटर ने हस्तक्षेप किया और बैंक को बंद कर दिया। जैसे कि आप जानते ही होंगे, जब भी कोई अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, मगर यह इंटरेस्ट का पैसा बैंक कोई अपनी जेब से नहीं देता। वो भी आपका पैसा आगे मतलब स्टॉक और बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और उसी से वो अपना प्रॉफिट रखकर आपको इंटरेस्ट देता है। ऐसे ही एसवीबी ने भी अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था। यह तो हमने देखा कि बैंक के साथ क्या हुआ था। अब हम यह देखते हैं कि जिन लोगों ने भी अपना पैसा इस बैंक में लगा रखा था उनके पैसों का क्या होगा। बैंक डूबने के बाद फेडरल डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC ने एक नया बैंक बनाया, जिसे डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लेरा कहा गया। इसमें एसवीबी के इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को रखा गया, जिससे उन्हें अपने पैसा वापस मिल सके। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 93% डिपॉजिटर्स FDIC के साथ इंश्योर्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इंश्योर्ड अमाउंट है $2.5 लाख। यह अमाउंट आपको भले ही ज्यादा लग रहा हो, मगर जो स्टार्टअप्स अपना सब लेन देन इस बैंक के साथ करते हो उनके लिए यह अमाउंट बहुत ही छोटा है। इसी वजह से 93% डिपॉजिटर्स इंश्योर्ड नहीं है। रविवार को जो बाइडेन गवर्नमेंट ने कहा है कि एसवीबी बैंक से जुड़े हुए डिपॉजिटर्स को किसी तरह का भी नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा। एक संयुक्त बयान FDIC, फेडरल रिजर्व और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है और यह बैंक ठोस बुनियाद पर आधारित है। संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि डिपॉजिटर्स को उनकी जमा राशि मिल जाएगी। ऐसा ही 2008 में हुआ था जब हाउसिंग बबल फूटा था। इस महामंदी के बहुत कारण थे, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण था सब प्राइम लोन आयोजन, जिसमें अमेरिका के बैंकों ने घर खरीदने वालों को अनुदान दिया। इससे घरों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे लोग घर खरीदने लगे। बैंकों ने भी लोगों को आसान लोन दिए, अधिकतर सब प्राइम लोन थे। इससे बैंकों की चयनित आवासीय संपत्तियों की मांग बढ़ी और उन्होंने सब प्राइम लोन बिक्री के माध्यम से पैसे बनाए। 2008 की महामंदी एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, जिसने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। यह मंदी 2007 में अमेरिका के आवास बाजार के चरम पर बढ़ती हुई समस्याओं से शुरू हुई। इस मंदी का प्रभाव सबसे ज्यादा अमेरिका, यूरोप, एशिया में दिखाई दिया था। इस मंदी के कारण बैंक को
वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय बाजारों में भी कमी आई थी। यह मंदी दुनिया भर के लोगों को भूखमरी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के अन्य नुकसानों से पीड़ित कर दिया था। दोस्तों, अभी हमने देखा कैसे बैंक पूरी तरह से डूब गया है और डिपॉजिटर्स अपना पैसा होते हुए भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। मगर इसमें बैंक ने कोई फ्रॉड नहीं किया है और इसकी पूरी जांच हो चुकी है। मगर बैंक के कुछ चंद गलत फैसलों की वजह से आज इसका यह हाल है और हम यही दुआ करते हैं कि 2008 जैसा रिसेशन हमें फिर से देखने ना मिले। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं ऐसा कंटेंट लाता ही रहता हूँ तो हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।